नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट सेकंड संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सुकनासोपदेश में द्वितीय गद्यांश का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि पूर्व व्याख्यानों में आपको बतलाया गया, सुकनास मंत्री राजकुमार चंद्रापीड़ को उपदेश देते हुए कहते हैं, उसी में यह अग्रिम गद्यांश है। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। अर्थात यौवन आरंभे, युवावस्था के आरंभ में प्रायः शास्त्र रूपी जल के प्रक्षालन धोने से निर्मलापि निर्मल बनी हुई भी बुद्धि कालुष्यम उपयाति, कलुषता को प्राप्त हो जाती है। ये हुआ शब्दार्थ इसका, ये और अभी इसका अर्थ है और भावार्थ अभी आपको बतलाएंगे। पहले आप शब्दार्थ देख लें अच्छे से। यौवनारंभे, युवावस्था के आरंभ में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि शास्त्र जल प्रक्षालन, शास्त्र रूपी जल द्वारा धोने से निर्मला अपि, निर्मल बनी हुई भी जो बुद्धि है, कालुष्यम उपयाति, वह कलुषता को प्राप्त हो जाती है। अर्थात उसमें अनेक दोष आ जाते हैं। अनुज्झित धवलता अपि सैरागव भवति यूनाम दृष्टि, और यूनाम दृष्टि, उसी युवावस्था में युवकों की जो दृष्टि है, अनुज्झित धवलता अपि, धवलता का त्याग किए बिना भी सैरागव भवति, राग से युक्त हो जाती है, लालिमा से युक्त हो जाती है। राग का अर्थ लालिमा भी है और आसक्ति है। युवकों की जो दृष्टि है, यद्यपि हम सामान्य अर्थ में देखते हैं तब तो यह है कि उनकी जो आंखें होती हैं वो युवावस्था में धवली ही होती हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में जाते जाते जो आंखें हैं उनका जो वर्ण है वो परिवर्तित हो जाता है। लेकिन बचपन में और युवावस्था तक आंखें धवली ही रहती हैं। और उसका जो सांकेतिक अर्थ है कि आसक्ति से युक्त हो जाती है। लालिमा से युक्त होने का मतलब है आसक्ति से युक्त हो जाती है युवकों की दृष्टि। फिर से देखिए, यूनाम दृष्टि, युवकों की दृष्टि, अनुज्झित धवलता अपि, श्वेतता का त्याग किए, धवलता का श्वेतता का त्याग किए बिना भी सैरागव भवति, आसक्ति से युक्त हो जाती है। अपरति च वात्यव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजय भ्रांति अति दूरम आत्मेच्छया यौवन समय पुरुषम प्रकृति ही। और ये थोड़ा सा क्लिष्ट पंक्ति है, थोड़ा सा आप इसे श्लेष अलंकार युक्त पंक्ति है, तो इसको इस रूप में देखें। समुद्भूत रजय भ्रांति, धूलि को उड़ा उड़ा करके भंवर उत्पन्न होने से वात्यव, हवा जिस प्रकार से शुष्क पत्रम, सूखे पत्तों को आत्मिच्छया, अपनी इच्छा के अनुसार दूरम, दूर तक अपहरती, उड़ा ले जाती है, अपहरण कर ले जाती है, उसी प्रकार समुद्भूत रजय भ्रांति, इसका दोबारा से युवकों के अर्थ में देखेंगे तो समुद्भूत रजय भ्रांति यानी कि आसक्ति के उत्पन्न हो जाने से भ्रांति, युवावस्था में लोग भ्रमित हो जाते हैं। और पुरुषम प्रकृति, मनुष्य का जो वह स्वभाव है, आत्मेच्छया, अपनी इच्छा के अनुसार अपहरती, उसे दूर तक ले जाता है। तो ये थोड़ा सा श्लेष अलंकार युक्त है, इसमें आप फिर से देखिए। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि युवावस्था में रजोगुण उत्पन्न हो जाने के कारण मनुष्य के स्वभाव में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, और उस समय प्रबल वायु या तेज हवा, आंधी जिस प्रकार से धूलि को उड़ा उड़ा करके
सूखे पत्तों को दूर तक ले जाती है, उसी प्रकार से मनुष्य का जो स्वभाव है वह उसे अपनी इच्छानुसार अगम्य स्थान की ओर खींच ले जाता है। ये इसका अर्थ है कि जिस प्रकार से जब तेज बवंडर होता है, तेज हवा चलती है, आप इस रूप में अर्थ में समझिए, तेज हवा चलती है, बवंडर होता है, तो उसमें जो सूखे पत्ते हैं वो बवंडर और हवा के द्वारा बहुत ऊंचे आकाश तक ले जाए जाते हैं और वो पत्ते कहां जाकर के गिरेंगे किसी को कोई पता नहीं होता है। उसी प्रकार से युवा अवस्था के समय जो मनुष्य का स्वभाव है उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, रजोगुण की उत्पत्ति हो जाती है, व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और फिर उसका यह स्वभाव उसे कहां ले जाता है वह उसे स्वयं भी मालूम नहीं होता है। ये इसका भावार्थ है, ये इसका अर्थ हुआ। इंद्रिय हरिण हारिणी च सतत दुरंता इयम उपभोग मृग तृष्णि कहा। अगली पंक्ति है इंद्रिय हरिण हारिणी च, और इंद्रिय रूपी हरिणों का हरण करने वाली इयम उपभोग मृग तृष्णिका, यह सांसारिक भोगों को भोगने की जो मृग मरीचिका है, सतत दुरंता, वह निरंतर दुखदाई होती है। यह भी आप अच्छे से समझ लें, पहले इसका अर्थ समझ लें। इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय रूपी हरिणों का हरण करने वाली इयम उपभोग मृग तृष्णिका, यह सांसारिक भोग विलासों को भोगने की जो मृग मरीचिका है, जो तृष्णा है, जो लालसा है, जो प्यास है, वह कैसी है? सतत दुरंता, निरंतर दुखदाई होती है। तो ये अब तक इन 3-4 पंक्तियों का आपने देखा और इनका अर्थ, इनका जो भावार्थ है वो ये है कि भले ही युवकों की दृष्टि शास्त्र रूपी जल से धुली होने के कारण स्वच्छ होती है, लेकिन युवा अवस्था में उसकी बुद्धि कलुषित होने की संभावना बनी रहती है। दूसरा इसका भाव है कि युवकों की दृष्टि भले ही निर्मल रहती है, स्वच्छ रहती है, धवल रहती है, श्वेत रहती है, लेकिन इसका भाव है फिर भी वह लालिमा से युक्त, आसक्ति से युक्त, प्रेम से युक्त हो जाती है। फिर अगली पंक्ति का अर्थ है कि भावार्थ है कि जिस प्रकार से धूल बवंडर को उड़ा करके पत्तों को दूर तक अपनी इच्छानुसार ले जाती है, उसका अपहरण कर लेती है, उसी प्रकार से रजोगुण के कारण मनुष्य के स्वभाव में भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, भय उत्पन्न हो जाता है, और वह जो भ्रम है, जो भ्रांति है, वह उसे इतनी दूर तक ले जाता है कि व्यक्ति को स्वयं ही यह मालूम नहीं पड़ता कि वह कहां पहुंच गया है, कितना भटक चुका है। और इंद्रिय रूपी हरिणों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली जो यह सांसारिक भोग विलासों की मृगमरीचिका है, यह कैसी है? सतत दुरंता, निरंतर दुख देने वाली होती है। ये मृगमरीचिका क्या है? इसका मतलब है कि रेगिस्तान में दोपहर के समय सूर्य की किरणों से संतप्त होकर के धूल के कण चमकने लगते हैं, और वहां विचरण करने वाले जो मृग होते हैं, जो हिरण होते हैं, वे यह सोचते हैं कि वहां पर पानी है। इस प्रकार का उन्हें भ्रम हो जाता है। वो धूल के कण चमकते हैं, लेकिन मृग को लगता है कि वहां पानी है, और वह रेतीले रेगिस्तान में उस पानी की तलाश में दौड़ता रहता है, लेकिन उसे पानी तो मिलता नहीं है। इसे मृगमरीचिका कहते हैं, और वह दौड़ता दौड़ता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, नाश को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जो सांसारिक विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये इंद्रियों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, और जब अपनी ओर आकृष्ट करते हैं तो इंद्रियां उन विषयों की ओर भागती हैं। जब इंद्रियां उन विषयों की ओर भागती हैं तो व्यक्ति का उन इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं रह पाता है, और वे इंद्रियां अपनी इच्छा से उसे व्यक्ति को भटकाती रहती हैं, पथभ्रष्ट करती रहती हैं, और व्यक्ति अंततः विनाश को प्राप्त हो जाता है। ये इसका
पूरे इस गद्यांश का भावार्थ है। अब इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी भी आप देखेंगे। तो यौवन आरंभे, प्रारंभ में ही ये शब्द आया है यौवन आरंभे, यौवन आरंभे। तो पहली बात तो यहाँ पर यौवन धन आरंभे दो शब्दों का मेल है, तो यहाँ दीर्घ संधि है। आप देखेंगे ए धन आ बराबर आ हुआ। और यौवनस्य आरंभे इति यौवनारंभे, तो ये षष्ठी विभक्ति लगी है और षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग इसमें हुआ है। ऐसे ही आप इसमें देखेंगे अनुज्झित धवलता, अनुज्झित धवलता, अनुज्झिता धवलता यया सा, अनुज्झिता धवलता यया सा, तो इसमें बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार आत्मिच्छया, आत्मन है इच्छा, आत्मेच्छा तया, तो यहां पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास का ही प्रयोग किया गया है। प्रकृति शब्द है, प्रय उपसर्ग है, क्री धातु है, तीन प्रत्यय लगा करके प्रकृति बना है। तो इस प्रकार से आपको कुछ ये इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां भी लिखनी हैं। इसका शब्दार्थ, अनुवाद और इसका भावार्थ, व्याख्या, ये सब आपको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए और बहुत ही उपयोगी यह उपदेश है और इससे आगे आने वाले व्याख्यान में आपको बतलाएंगे।